इराण आणि इस्रायल युद्धामुळे जगात तणाव असताना आता आणखी एक तणाव निर्माण करणारी बातमी समोर आली आहे। अख्ख्या जगाला उत्तर कोरियानं टेन्शनमध्ये टाकलंय। त्याचं कारण नवीन हुकुमशहा उत्तर कोरियाला मिळण्याची शक्यता आहे आणि हा हुकुमशहा आता असलेल्या हुकुमशहापेक्षाही अधिक घातक क्रूर असणार का याची चर्चा आता रंगली आहे। पाहूयात काय आहे उत्तर कोरियाचं गणित आणि कोण आहे सध्याच्या हुकुमशहा आणि नव्या हुकुमशहासाठी कोणाची चर्चा सुरू आहे। नॉर्थ कोरियामध्ये का लागली रॉकेट लॉन्चरची रांग? किम जोंग उन रॉकेट लॉन्चरच्या टँकमधनं का आले? अणुबॉम्बची चाचणी का करतायत किम जोंग उन? सतत आपल्या मुलीसोबत का दिसतायत किम जोंग उन? किम जोंग उन यांची बहीण आता त्यांच्यासोबत का दिसत नाही? किम जोंग उन यांनी वर्कर्स काँग्रेस पार्टीची बैठक का बोलावली? उत्तर कोरियातनं जगाला मोठी बातमी मिळणार। किमच्या प्रकृतीबद्दल चर्चांना उधाण। किम जोंग उनच्या कुटुंबात नेमकं चाललंय काय? जगाला टेन्शन वाढवणारी नवीन हुकुमशाही नेमकी कोण? या प्रश्नाचं उत्तर मिळू शकेल जगाच्या नकाशावर। चीनच्या खाली आणि रशियाच्या बाजूला प्रशांत महासागराला लागून असलेला एक देश ज्याचं नाव उत्तर कोरिया। 1948 मध्ये उत्तर कोरिया बनला। 78 वर्षात एकाच घराण्याचं शासन उत्तर कोरियावर आहे। पहिल्या हुकुमशहाचं नाव किम उल सुंग, दुसऱ्या हुकुमशहाचं नाव त्यांचा मुलगा किम जोंग इल आणि तिसऱ्या हुकुमशहाचं नाव त्यांचा मुलगा किम जोंग उन। उत्तर कोरियाच्या उत्तराधिकाऱ्यावरून गेल्या काही दिवसापासून विविध चर्चा आंतरराष्ट्रीय पटलावर सुरू आहे। उत्तर कोरिया आणि अमेरिका यांच्यातील वादयुद्ध ही सुरू आहे। आंतरराष्ट्रीय पटलावर रशिया, युक्रेन, त्याचबरोबर इस्रायल आणि इतर वेस्ट एशियामधील इराण आणि अमेरिका यांच्यातील जो संघर्ष पाहता आंतरराष्ट्रीय पटलावर उत्तर कोरियाचा हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेला आलेला आहे। या चर्चेमुळे उत्तर कोरियाचे उत्तराधिकारी हा कसा असू शकतो, खरं म्हणजे उत्तराधिकारी शोधताना त्यांची 13 वर्षाची जी मुलगी आहे त्या मुलीसोबत उत्तर कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षाचे बरेचसे चित्रफित बाहेर आल्यामुळे त्या ठिकाणी त्यांची बहीण किंवा मुलगी याला काय प्राधान्य मिळेल यावर सर्व जगाचं लक्ष केंद्रित झालेलं आहे। आणि म्हणून उत्तर कोरियाचा जो प्रश्न आहे त्या संदर्भामध्ये आंतरराष्ट्रीय पटलावर त्याची चर्चा होत आहे। एक टोटलिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा कंट्री है जिसके बारे में आपको ओल्ड टाइम का कम्युनिस्ट रजीम
जिसको एक टोटलिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, न्यूक्लियर पावर है, और वो किसी भी जो भी सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल रिजीम है उसको फॉलो नहीं करता। तो वो पूरी तरह से चैलेंज करते हैं एक तरह से वेस्टर्न हेजेमनी को, इसलिए उनको रोग स्टेट कहा जाता है। दूसरा, उनके रिलेशंस जो हैं वो चीन, ईरान, रशिया के साथ बहुत क्लोज हैं, और उन कंट्रीज़ के रिलेशंस अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। तो एक ब्रैकेटिंग उन्होंने उसको कर दिया है, लेकिन मेनली इज़ बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर इशू। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन एक बहुत ही सशक्त शासक हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो 2011 से वो शासन में हैं, और उनके पिताजी जब थे किम जोंग इल, उनका अचानक 2011 में मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये काफ़ी कम उम्र में देश के नेता बन गए। और उसके बाद से वो नॉर्थ कोरिया को एक अच्छे मतलब वो अपने उस फ्रेमवर्क में जिस विचारधारा को नॉर्थ कोरिया मानता है, जिसको जूचे विचारधारा भी कहते हैं, किम इल सुंगिज्म भी कहते हैं, किम जोंग इलिज्म भी कहते हैं, और एक तरह का समाजवादी विचारधारा है, तो उसके हिसाब से वो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किम जोंग उन जेव्हापासून उत्तर कोरियाच्या गादीवर बसले तेव्हापासून त्यांचं व्यक्तिमत्व एक रहस्यमय कथा बनली आहे। किम जोंग उन यांचं जितकं वय नाही तितक्या रहस्यमय कथा आहे। किम यांचं वय हेच मोठं रहस्य आहे। स्वित्झर्लंडच्या शाळेत जिथे शिक्षण घेतलं तिथे जन्मतारीख आहे 8 जानेवारी 1987। त्यांनी नाव देखील गुप्त ठेवल्याची चर्चा आहे। उत्तर कोरियाच्या रेकॉर्डमध्ये जन्मतारीख आहे 1982, दक्षिण कोरियानुसार जन्मतारीख 1983। म्हणजेच किम जोंग उन यांचं वय 42 ते 44 दरम्यान असू शकतं। प्योंगयांग किम जोंग उन यांचं जन्मस्थळ आहे। 2011 मध्ये उत्तर कोरियाचे ते प्रमुख बनले। 15 वर्षांपासून ते उत्तर कोरियाची गादी सांभाळतात। उत्तर कोरियाची चर्चा जगात तेव्हाच होते जेव्हा अणुबॉम्बची धमकी देतात। मिसाईलची टेस्ट करतात, अमेरिका किंवा जगाला धोका असल्याचा अलर्ट देतात। अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्यात झालेलं वाकयुद्ध जगात चांगलंच गाजलं होतं। फ्रेंडशिप पॉलिसी का वो प्रयोग करते हैं, और एक डर का माहौल तो उन्होंने अपने देश में बना ही रखा है, और वो हम सारे कम्युनिस्ट रिजीम्स में देखते हैं। तो अमेरिका के पश्चिमी देशों के शक्तिवान देशों को कंट्रोल करने के लिए साउथ कोरिया और जापान पे लगातार हमले की धमकियां देते हैं। ये उनकी अपनी स्टाइल है, और उन्हें पता है कि ऐसा करके वो तुरंत अमेरिका की कलाई मरोड़ सकते हैं, और ये कर पाने में वो सफल भी रहते हैं। दूसरी, किम जोंग उन जो है वहाँ पे बड़ा सीक्रेटिव सिस्टम है कि किस तरह से बनेगा, ये कभी पब्लिक में नहीं आता है। तो इसलिए कुछ छोटा मोटा चीज़ दिखती है तो लोग उससे साइन रीड करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी उनकी जो बेटी थी वो किम जो आई, तो उसको एक पब्लिक डिस्प्ले किया गया वहाँ पर, वो एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर पे आई, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, मीडिया ने कवर करना शुरू कर दिया। तो ये लगा कि भाई उनकी लड़की जो है उनकी उत्तराधिकारी होगी उनकी। दूसरा, उनकी एक सिस्टर है, तो सिस्टर जो है वो बहुत दिनों से आप देखेंगे कि रही हैं, उनके साथ में खड़ी रही। जब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस वक्त में भी वो हमेशा दिखा रही बीच में। आज भी जो बॉर्डर का पूरा एरिया के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, वो भी उनकी सिस्टर जो हैं वही देखती हैं उसको। 9th कांग्रेस होने वाली है वहाँ पर वर्कर्स की, उसमें वो नई पॉलिसी बता रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 50 रॉकेट लॉन्चर्स और उस तरह का किया, न्यू मिसाइल्स, एडवांस मिसाइल्स को डिस्प्ले किया है। तो वो अपना पावर प्रोजेक्शन करते जा रहे हैं लगातार। तो उससे क्या होता है कि दो चीज़ होती है, तो बाहर के लोगों को खतरा होता है, और अंदर के लोगों को एक तरह से लगता है कि हाँ भाई हमारा देश वो है। तो ही इज एंडोर्सिंग हिज लीडरशिप। नॉर्थ कोरिया है एक वेरी डिफरेंट कंट्री है। सो उसमें शासन चलता है, उसको दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू देयर हिस्ट्री, देयर कल्चर, देयर वैल्यूज़। सो इसी के अनुसार आप देखना चाहिए तो उसका इतिहास में फीमेल को एक शिला डायनेस्टी में क्वीन बनाया है, उसका नाम है क्वीन सिंदोक। आता किम जोंग उन यांचा वारसदार कोण
हा प्रश्न जगासाठी चिंतेचं कारण बनत चाललाय. जगात नवीन हुकुमशहा जन्माला येणार. किम जोंग उन आपल्या उत्तराधिकाऱ्याची घोषणा करणार. किम जोंग उनच्या उत्तराधिकारीची चर्चा इतक्या जोरात का? किमचे वारसदार म्हणून 2 महिलांचीच चर्चा का? किम जोंग उन आपल्या मुलाला आपला वारसदार का नाही घोषित करणार? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला उत्तर कोरियाच्या इतिहासात जावं लागेल. 2008चं वर्ष. किम जोंग उनचे वडील किम जोंग इल यांची प्रकृती खराब होत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि याचसोबत किम जोंग उन यांची ट्रेनिंग सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. मध्ये किम जोंग उन यांना सुप्रीम कमांडर म्हणून जाहीर केलं. 2012 नंतर पहिल्यांदाच किम जोंग उन यांची पहिली झलक दिसली. आता हे काही फोटो बघा, ज्यात किम जोंग उन सतत आपल्या मुलीसोबत दिसून येत आहे. मुलीचं नाव आहे किम जू ए, वय 13 वर्ष. किम जोंग उन सोबत किम जू एचे सतत दिसणं हे किम जोंग उन यांनी आपल्या उत्तराधिकाऱ्यांची ट्रेनिंग सुरू केली आहे या शक्यतेला बळ देतं. फरक इतकाच आहे की किम जोंग उनची ट्रेनिंग पडद्यामागे झाली, पण किम जू एची ट्रेनिंग सगळ्यांसमोर सुरू आहे. आणि त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो की किम जोंग उन असं का करतात? त्यांच्या मुलीला उत्तराधिकारी बनवण्याच्या चर्चांनी जोर का पकडला? किम इल संग जो पहले किम थे, वो देश के राष्ट्रपति थे और उन्होंने जो है वो 1980 से ही अपने पुत्र किम जोंग इल को नए नेता बनाने की घोषणा कर दी थी और तब से तैयारी शुरू हो गई थी. और जाके 1994 में जब उनका देहांत हुआ तो लगभग 14 साल एक तैयारी का समय मिला था. लेकिन ये तैयारी का समय किम जोंग इल से किम जोंग उन के समय में नहीं हो पाया. 2011 में अचानक उनकी मृत्यु हो गई और किम जोंग उन जो अभी उस समय मुश्किल से 22-23 साल के थे, उनको सत्ता संभालनी पड़ी. तो मुझे ये लगता है कि शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया का लीडरशिप ये सोच रहा है कि अगले लीडर के लिए हम अभी से तैयारी कुछ शुरू कर दें. क्योंकि मैं रोज़ नोदोंग सिन्मुन पढ़ता हूँ, उनका अखबार. हालांकि उसमें ऑफिशियल जानकारी ही रहती है, कई बार अंदर की जानकारियाँ नहीं होती होंगी, बट फिर भी ये चर्चा की नॉर्थ कोरिया ने अपने उत्तराधिकारी चुनने के लिए किम जोंग उन प्रयास करना शुरू कर चुके हैं. ये बातें बाहर की मीडिया की हैं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है. तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हो सकता है कि तैयारी कर भी रहे हों, लेकिन इसके बारे में कोई बहुत ऑब्वियस चीज़ें नहीं हो रही है. आतापर्यंत किम जोंग उन यांच्यासोबत त्यांची बहीण दिसायची, जिचं नाव आहे किम यो जोंग, वय 38 वर्ष. आपल्या भावाप्रमाणेच स्वित्झर्लंडमध्ये शिक्षण घेतलं. उत्तर कोरियात किम जोंग उन नंतर किम यो जोंगला मानलं जातं. उत्तर कोरियाच्या प्रोपगंडा आणि माहिती विभागाची कमान किम यो जोंगकडे. पूर्ण देशाचं नरेटिव्ह ती तयार करते. मीडिया, फोटोज, व्हिडिओज, नेत्यांची प्रतिमा, पोस्टर्स, बातम्या सगळ्यांचा निर्णय किम यो जोंगच करते. उत्तर कोरियाच्या व्यक्तिपूजेची डायरेक्टर किम यो जोंगच आहे. किम यो जोंग बद्दल बोललं जातं की उत्तर कोरियाची ब्रँडिंग आणि जनतेचं मानसिक नियंत्रणाचं ती सेन्सॉर बोर्ड आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय पान देखील हलू शकत नाही. उत्तर कोरियाचं सैन्य, परदेश, अणु आणि राष्ट्रीय रणनीती बनवणारं स्टेट अफेअर्स कमिशनमध्ये देखील किम यो जोंगची भूमिका पॉवरफुल असते. आपल्या भावाच्या राजकीय सल्लागार सुद्धा त्याच आहेत. मिसाईल चाचणी, अणु रणनीती, अमेरिका दक्षिण कोरिया संबंधांवर अधिकृत विधान देण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. किम आणि ट्रम्प यांच्या भेटीदरम्यान मोठी भूमिका
किम यो जोंग यांनी पार पाडली. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रपती कार्यालयात देखील त्या गेल्या होत्या. किम जोंग इल यांच्यासोबत सचिवालय आणि नॅशनल डिफेन्स कमिशनमध्ये काम करण्याचा देखील अनुभव आहे. अशा स्थितीत किम जोंग उन यांच्यानंतर 2 नावं जगासमोर आली. बहीण आणि भाचीमध्ये जोरदार सामना असल्याचं बोललं जात आहे. शक्यता अशी देखील आहे की बहीण सत्तेसाठी आपल्या भावाविरोधात बंड करू शकते. इसके ऊपर काफ़ी रिपोर्ट्स आई है मैं कहूँगा पिछले 7-8 साल में कि काफ़ी अटकलें लगाई जाती है कि किम यो जोंग जो है, जो उनकी बहन है, वो ऐसा कुछ करने की सोच रही हैं. लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को देखेंगे सो ये इतना आसान नहीं है और संभावनाएं काफ़ी सीमित हो जाती है इन सब चीज़ों की. और इसके पीछे 2 कारण हैं. पहला कारण तो ये भी है कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ की वो काफ़ी पुरुष प्रधान सोसाइटी है. तो वहाँ पे किसी महिलाओं के लिए टॉप पोजीशन में, पॉलिटिकल पोजीशन में आना और वहाँ पे रहना काफ़ी मुश्किल है अगर आप किसी पुरुष के कंपैरिजन में. और दूसरा कारण यह है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वहाँ पे रहना उसके लिए काफ़ी 1-2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है. सपोर्ट जो मैं कहूँगा वहाँ के जो पार्टी है कोरियन वर्कर्स पार्टी और कोरियन पीपल्स आर्मी. सो इन दोनों संस्था का जो अगर सपोर्ट रहेगा आपको तो ही आप वहाँ पे सत्ता में रह सकते हैं. एक ये चीज़ भी है कि कन्फ्यूशन सोसाइटी होने के कारण हमेशा से जो पहला बेटा है या बेटे उनको ही हमेशा सत्ता दी जाती है. और जो बेटियों का रोल है पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी लिमिटेड होता है. सो मुझे लगता नहीं है अगर आप देखेंगे. लेकिन मैं एक चीज़ भी जोड़ना चाहूँगा कि आगे जाके हम ये दे सकते हैं कि जब अगर उनकी सत्ता उनकी बेटी को मिले किम जो ए को, उसमें उनकी बहन का रोल थोड़ा एक पॉलिटिकल एडवाइज़र की तरह आ सकता है या एक तरीके से ग्रूमिंग जो कर आता है पॉलिटिकली, क्योंकि वो भी पिछले 7-8 साल में एक तरीके से काफ़ी विजिबल रही है. पब्लिक प्रोग्राम्स में अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के जा रहे हैं. उनकी बीवी जितने भी राजनीतिक इवेंट्स या इस तरह के कोई भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ हमें बहुत दूर दिखाई पड़ती हैं. तो मुझे उनकी पत्नी या बहन नहीं, उनकी बेटी स्पष्ट तौर पर उनकी अगली उत्तराधिकारी बनते हुए दिखाई पड़ती है. किम जोंग उन आणि त्यांची पत्नी री सोल जू यांना 3 मुलं आहेत. ज्यात सर्वात मोठ्या मुलाचं नाव कोणालाही माहीत नाही, कुणी बघितलेलं देखील नाही. त्याचं वय जवळपास 16 वर्ष असल्याचं बोललं जात आहे. तो देशात आहे की कुठे बाहेर हे देखील माहिती नाही. पण प्रयत्न असा देखील असू शकतो की किम जोंग उन सर्वांचं लक्ष वळवून आपल्या मुलाला उत्तराधिकारी बनवू शकतात. या दाव्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे उत्तर कोरियाची पुरुषवादी विचारसरणी. जब किम जोंग उन ने सत्ता ली थी तो कन्फ्यूशन ट्रेडिशन के अगर आप उसमें फॉलो करेंगे तो पहले बेटे को सत्ता दी जाती थी. लेकिन जो उनके पिताजी थे किम जोंग इल, उन्होंने अपने पहले बेटे को सत्ता न देके किम जोंग उनको दी थी, क्योंकि उनको लगा था वो नॉर्थ कोरिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए या रिजीम सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा सही रहेंगे. सो इसलिए मुझे लगता है कि उनको शायद से अपनी बेटी में वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं एक तरीके के एक लीडर के तौर पर. इसलिए मैं मानता हूँ कि या तो उनका कोई बेटा है नहीं, और या अगर उनका कोई बेटा है भी तो वो उनको एक तरीके से पॉलिटिकल लीडर के तौर पे नहीं देखते आगे जाके. उत्तर कोरियात 98 पुरुषांमागे 100 महिला आहेत. तरी देखील इथे पुरुषांचा दबदबा आहे. त्यामुळेच महिलांना उत्तराधिकारी बनवण्याच्या शक्यतेवर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. उत्तर कोरियाचे शासक साम्यवाद विचारांच्या बाजूने आहे, पण त्यांचं पूर्ण राजकारण हे लोकप्रियतेच्या इमोशनवर चालतं. जसं 2019 मध्ये किम जोंग उन यांचा एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ उत्तर कोरियाच्या प्रसिद्ध माउंट पैक्टू वर शूट केलेला, ज्यात किम जोंग उन आपल्या परिवारासोबत पांढऱ्या घोड्यावर दिसून आले.
बर्फ, गवत आणि पर्वतांमधनं घोड्यांवरनं ते जाताना दिसत आहे. हा तोच माउंट पेक्टू आहे जिथे किम इल सुंगनं जपान विरोधात स्वातंत्र्याची लढाई लढली. किम जोंग उनचे वडील किम जोंग इल यांचा जन्म देखील इथेच झाल्याचा दावा केला जातो. किम आपल्या सरकारला माउंट पेक्टू ब्लडलाईन असं म्हणतात. दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्रगीतात देखील माउंट पेक्टूचा उल्लेख आहे. माउंट पेक्टू एक असा ज्वालामुखी आहे जो 1000 वर्षांपासून शांत आहे, ज्याला उत्तर कोरियात पवित्र मानलं जातं. माउंट पेक्टूहून परतल्यानंतर किम जोंग उन मोठे निर्णय घेतात असा नरेटिव्ह हुकुमशाहीनं तयार केलाय. और उनकी बेसिक पॉलिटिक्स फंडामेंटल तो यही है कि साउथ कोरिया को अपने साथ मिलाना है. ये तो बेसिक पॉलिटिक्स है, लेकिन उसके बाद भी बातचीत करते जा रहे हैं. वो जानते हैं कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है. दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमिकली लेवल पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत बड़ा फ़र्क है. तो मेन फोकस ये है कि उस नॉर्थ कोरिया को नॉर्थर्न पार्ट में, नॉर्दर्न सी के एरिया में, वहाँ पर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं. तो ये मेरी बेसिक पॉलिसी है. और उनका इंटीग्रेशन जो है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बिल्कुल नहीं है. तो ख़ास तौर से जो है इधर ही की तरफ चीन के साथ या रशिया के साथ में उनके, या ईरान, उनके साथ में ही ज़्यादा उनके ताल्लुकात हैं. नॉर्थ कोरिया में जिस तरह से पूरे नियोजन के साथ और प्रोटोकॉल के साथ प्रोग्राम्स को किया जाता है, तो आपको एक वेल ऑर्केस्ट्राड या प्री प्लान्ड पूरा प्रायोजित कोई भी इवेंट लगेगा, क्योंकि वो वैसा होता है. तो जब सुप्रीम लीडर अपनी जनता से मिले या अपने सैन्य अधिकारियों से मिले, तो ये कंपलसरी है कि वो रोएं. उनका रोना ज़रूरी है, वरना 3 जनरेशन पनिशमेंट का प्रावधान है. यानी कि जो पनिशमेंट कैंप्स हैं उसमें 3 जनरेशन्स को सज़ा भुगतनी होती है. तालियां बजाना कंपलसरी है. यदि सुप्रीम लीडर आपकी ओर देख भी लें तो रोना या बहुत ही इमोशनल होना आवश्यक है. ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है. यदि ऐसा ना हो तो फिर जो सामने वाला है उसको बहुत कठोर सज़ा दी जाती है. और हम यहाँ पर यदि देखें तो एक पूरा परिवारवाद की हमने श्रृंखला देखी है लगातार. जब हम नॉर्थ कोरिया में इन कार्यक्रमों के भी इतिहास को देखें तो लगभग एक से दिखाई पड़ते हैं. तो हम जब इनके पिता को भी देखते हैं तो उनकी भी इसी प्रकार की शैली थी. और जब हम किम जोंग उन को देखते हैं तो उनकी भी इसी प्रकार की शैली रही है. और ये वहाँ का एक सामाजिक और राजनीतिक, मैं कह लूँ कि नियम है जिसका पालन किया जाता है. उत्तर कोरियातनं बाहेर येणारे फोटो एकदम व्यवस्थित असतात, ज्याच्या लोकेशन बाबत अजिबात माहिती नसते. जसं उत्तर कोरिया जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंडेक्समध्ये 158व्या स्थानावर आहे. उत्तर कोरियात GDP $600 आहे. फक्त 54.7% जनतेकडे वीज आहे. लोकसंख्या केवळ 2,66,00,000 लाख, ज्यातली 42 ते 45% लोकसंख्या श्रमिक आहे. तरी देखील उत्तर कोरियाचं सैन्य व्यवस्थित आणि संपन्न वाटतं. जिथे सार्वजनिक ठिकाणी दिसणारी लोक श्रीमंत आणि चांगल्या जीवनशैलीचे वाटतात. किम जोंग उन रंगारंग कार्यक्रमाचं उद्घाटन करतानाच्या व्हिडिओमध्ये दिसतात. ते लक्झरी रिसॉर्टचं उद्घाटन करतात. प्रत्येक सुविधेची स्वतः तपासणी करताना दिसतात. किम जोंग उन यांना स्पर्श करताना त्यांची एक झलक बघताना लोक वेडे झालेले दिसतात. जिथे जिथे किम जोंग उन जातात तिथे त्यांच्या मागे लोक धावताना दिसतात. व्हिडिओ इथपर्यंत व्यवस्थित असतात, पण किम जर रडले तर सगळे रडायला लागतात. किम हसले तर सगळे हसतात, किंवा टाळ्या वाजवायला लागले तर सगळे टाळ्या वाजवतात. असं वाटतं की पूर्ण देशात उत्सवाचं वातावरण आहे. सैन्याचे फोटोज आणि व्हिडिओज तर असे दाखवले जातात जसं की ते जगातलं सगळ्यात दमदार सैन्य आहे.
या ठिकाणी उत्तर कोरियाची जी मिलिटरी कॅपॅबिलिटी आहे, खरं म्हणजे उत्तर कोरियाला जी साधन सामुग्री जी पोचवली जाते ती रशिया आणि विशेषतः चीन आणि पाकिस्तानकडनं, विशेषतः आण्विक शस्त्रास्त्राच्या संदर्भामध्ये किंवा न्यूक्लिअर टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भामध्ये त्यांनी एयूब खान हयात असताना पाकिस्तानकडनं अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तगत केल्यानंतर उत्तर कोरियाने अमेरिकेला काउंटर करण्यासाठी त्या ठिकाणी विविध चाचण्या घेतलेल्या आहेत आणि म्हणून त्या चाचण्यांच्याद्वारे उत्तर कोरिया आज अमेरिकेलाही शह देऊ शकतो. एकीकडे उत्तर कोरियाचं संपूर्ण लष्करी क्षमता आणि दुसरीकडे उत्तर कोरियाची असणारे दारिद्र्य आणि त्या ठिकाणी असणारे माहितीवर असणारा कंट्रोल, त्यामुळे जगाच्या इतर सर्व लोकशाही देशांना त्याविषयी अद्भुत आश्चर्य वाटण्याचं कारण म्हणजे उत्तर कोरियाकडे पूर्णपणे एक डिक्टेटरशिप असल्या कारणाने, म्हणजे खरं म्हणजे कोरियाची विभागणी दुसऱ्या महायुद्धानंतर झाल्यानंतर एकीकडे दक्षिण कोरियाने जागतिक पटलावर आपलं वर्चस्व लोकशाही पद्धतीने आणि अमेरिकेच्या सपोर्टने वर्चस्व प्रस्थापित केले, परंतु उत्तर कोरियाने मात्र फॉर्मर सोव्हिएत संघ आणि आता रशिया, चीन आणि पाकिस्तान यांच्या सपोर्टने आपली लष्करी क्षमता प्रस्थापित केलेली आहे आणि त्या लष्करी शक्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय पटलावर पुन्हा अमेरिका आणि उत्तर कोरिया यांच्यात संघर्ष होतो की काय याविषयी चर्चा सुरू आहे. नॉर्थ कोरिया की जो भी विदेश नीति है और जो भी वो प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके पास एटॉमिक हथियार भी हो, मिसाइल कैपेसिटी भी हो, वो केवल अपना शासन सुरक्षित करने के लिए कर रहे हैं. उन्होंने देखा कि इराक के पास एटम बम नहीं था, लीबिया के पास एटम बम नहीं था, सीरिया के पास एटम बम नहीं था, तो अमेरिका और उनके साथियों ने उन देशों को ध्वस्त कर दिया और वहाँ चाहे वो गद्दाफ़ी हों, चाहे असाद हों, चाहे वो उनको हटा दिया. तो ये मेरा ऐसा मानना है कि नॉर्थ कोरिया नहीं चाहता किसी और देश के ऊपर कब्ज़ा करना. अब वो साउथ कोरिया को भी अपने से मिलाने में, अब वो जितना पहले कहा करते थे कि यूनिफिकेशन होगा और साउथ कोरिया भी नॉर्थ कोरिया के भी मिल जाएगा, अब वो उसकी बात अधिक नहीं कर रहे हैं. तो मैं नहीं समझता कि साउथ कोरिया को तो अवश्य नॉर्थ कोरिया से खतरा है, पर किसी और देश को नॉर्थ कोरिया से खतरा नहीं है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे नॉर्थ कोरिया को मिक्स रेट करा जा सकता है. जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रायः 3 वेरिएबल्स लिए जाते हैं, लिटरेसी रेट और पर कैपिटा GNI, और तीसरा होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो अगर इन 3 प्रमुख इंडिकेटर्स के हिसाब से कोई भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है तो उसकी लिटरेसी बहुत अच्छी है, लिटरेसी ऑलमोस्ट मोर देन 90% है. दूसरी तरफ उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी 70 साल से ज़्यादा है, तो उसमें भी कोई आप बहुत कमी नहीं देख सकते. हाँ, उसका पर कैपिटा GNI ज़रूर कम है. देखिए, अमेरिका जो है ग्लोबल पावर है, हाइपर पावर है आज की डेट में, और एक ही ऐसी पावर है जो दुनिया में कहीं पे भी ऑपरेट कर सकती है. तो वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रेजिम चेंज कर सकते हैं. तो ये एक उनकी पावर है. उस पावर को जो है सब जगह वो प्रोजेक्ट करते हैं, और इसी तरह इंडो पैसिफिक में भी करते हैं. जैसे कोरिया हुआ और जापान हो गया, तो साउथ कोरिया और जापान चीन अमेरिका के सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, और नॉर्थ कोरिया कहता है कि वो साउथ कोरिया भी हमारा हिस्सा है. ही एट वन टाइम द वन कोरिया. तो किस तरह से उसको वो करना चाहता है, इसलिए जो है मेन प्रॉब्लम अमेरिका और उनके बीच में ये है. कोरिया के पास मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मिसाइल्स हों, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनकी बड़ी लेटेस्ट अभी उन्होंने किया था, और या न्यूक्लियर पावर हो. तो देखिए, एक न्यूक्लियर पावर है वो थ्रेटन कर सकती है सबको, प्रेसिडेंट. तो ये जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ इस कारण से जो है मेन प्रॉब्लम दोनों के बीच है, क्योंकि वो अमेरिका की पावर या उसके जो खास सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं उनको थ्रेटन करता है. उत्तर कोरियात कडक निर्बंध आहेत. जगात सर्वाधिक काळांपासून निर्बंधांमधला एक म्हणजे उत्तर कोरिया. 1948 पासून तिथे निर्बंध आहे.
2006 मध्ये अणु चाचणीनंतर उत्तर कोरियावर निर्बंध लादले गेले. यानंतर 2009, 2013, 2016 आणि 2019 मध्ये अणु चाचणी, मिसाईल चाचणी आणि सॅटेलाइट लॉन्चवर निर्बंध लादले गेले. यात संयुक्त राष्ट्र आणि अमेरिकेकडनं निर्बंध आहे. बँकिंग व्यवहारांवर निर्बंध आहे. निर्यात आणि आयातीवर निर्बंध आहे. हत्यारं आणि तंत्रज्ञानावर निर्बंध आहे. उत्तर कोरियाचे लोक जगातील कोणत्याही देशात काम करायला जात नाही असा देखील निर्बंध आहे. अशातच देश कसं काय इतकी प्रगत आणि खतरनाक हत्यारं बनवतो हा सवाल आहेच. तो त्यांची चाचणी करतो. रशिया आणि युक्रेनचं युद्ध झालं तर रशियाच्या समर्थनार्थ 11,000 सैनिक पाठवले. त्याआधी व्हिएतनाम युद्धात अमेरिकेविरोधात आपलं सैन्य पाठवलं. उत्तर कोरियाला अमेरिकेनं ॲक्सिस ऑफ इव्हिल आणि रॉंग नेशन्समध्ये टाकलेलं आहे. मग असे दिसणारे व्हिडिओ समोर येतात तेव्हा प्रश्न पडतो की हा पैसा येतो कुठून? घरची शेती अन्न देऊ शकतं, पण शहर, सैन्य आणि लक्झरी विकासासाठी पैसा येतो कुठून? आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अमेरिकेसोबतच्या शत्रुत्वानंतरही उत्तर कोरिया कसा काय उभा राहू शकतो? दुनिया में हाईएस्ट सैंक्शनड देश है, पूरा आइसोलेटेड स्टेट है. सो उसका पैसा पूरा इंटरनली वो मोबिलाइज करता है. एंड कभी कभी वो लोग उसका वेपन्स को भी बाहर को बेच के वो हिस्ट्री वो पहले हो चुका है ऐसा. वो पाकिस्तान को भी मिसाइल्स बेच के पैसा वो लोग कमा रहे हैं. Because it is the only source of income for them because of the sanctions. नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा नहीं है जिससे कि वो सामान खरीद सके. तो ये एक रास्ता है कि उन्होंने रूस को अपने फौजी भेजे, और कहा जाता है 10,000 भेजे, शायद उससे ज़्यादा ही भेजे. कई लोग उनकी मृत्यु भी हुई है, और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी रूप में रशिया उसका भुगतान उसको माल सप्लाई करके करेगा. एक बहुत कोरिया के पढ़ने वाले एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है ब्रूस कमिंग्स. उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था नॉर्थ कोरिया अनदर कंट्री. और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम लोग अपने अपने स्टैंडर्ड से नॉर्थ कोरिया को जज करते रहते हैं, और क्यों नहीं हम ये मान लें कि नॉर्थ कोरिया एक डिफरेंट तरह का पॉलिटिकल सिस्टम है. इसी तरह से जैसे नॉर्थ कोरिया को रोग स्टेट कहा गया, जबकि एक बहुत अगेन आपने नाम सुना होगा नोएम चॉम्स्की, जो MIT में प्रोफेसर थे. तो उन्होंने एक किताब लिखी है रोग स्टेट, और उन्होंने कहा है कि आप ये बताओ कि किन कारणों से आप ये बता रहे हो, किन वजहों से आप ये बता रहे हो कि नॉर्थ कोरिया एक रोग स्टेट है. और कह रहे थे कि उन्हीं वजहों के आधार पर मैं ये भी सिद्ध कर दूंगा कि अमेरिका भी एक तरह से रोग स्टेट है. कम से कम 10 बार ऐसे हो चुके होंगे जब अमेरिका के अखबारों में, वाशिंगटन पोस्ट से लेके और साउथ कोरिया के मीडिया में ये बात कही गई कि किम जोंग उन बीमार हैं, किम जोंग उन की हार्ट की सर्जरी हुई है, किम मर चुके हैं. तमाम तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं. अब तो गायब हो गए, ये नेता गायब हो गया, फिर 3 महीने बाद वो लोग आ जाते हैं. तो कुल मिला के होता है ना कि चूँकि कोई सूचना नहीं मिल पाती है नॉर्थ कोरिया से. और एक मज़ेदार बात बताऊँ कि नॉर्थ कोरिया के बारे में शायद लोगों को ये नहीं पता, वहाँ विज्ञान और तकनीक की शिक्षा में, प्रौद्योगिकी की शिक्षा में बहुत अच्छा करता है. एक्चुअली नॉर्थ कोरियन जो बच्चे हैं वो हर दूसरे तीसरे साल जो दुनिया का जो वर्ल्ड ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, साइंस ओलंपियाड होता है, उसमें नॉर्थ कोरियन के बच्चे बहुत अच्छे करते हैं. 2019 साली अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत किम जोंग उन यांची झालेली भेट, त्याचा हा व्हिडिओ एक ऐतिहासिक घटना मानली जाते. उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या सीमावर्ती भागात दोघांची भेट झाली. याआधी सिंगापूर आणि हनोईमध्ये देखील दोघांची भेट झाली होती. पण या भेटीनंतरही दोन्ही देशांमधले संबंध काही सुधारले नाही, निर्बंध हटले नाही. उत्तर कोरियानं अमेरिकेचे विरोधी देश रशिया आणि चीन सोबत आपलं नेटवर्क निर्माण केलं. वैचारिक बाबींवर ते एकत्र आले. चीन आणि रशिया उत्तर कोरियासाठी लाईफलाईन बनले. या दोन्ही देशांसाठी उत्तर कोरिया असं हत्यार आहे
ज्याचा वापर अमेरिकेला शांत ठेवण्यासाठी केला जातो. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जब विभाजन हुआ था उस समय से 1900 आप समझिए 45-46 से चीन ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया है. कम्युनिस्ट पार्टी ने नॉर्थ कोरिया का समर्थन किया है. कोरियन वॉर में भी नॉर्थ कोरिया के साथ चीन खड़ा हुआ था, साउथ कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था. तो वो रिश्ते बहुत पुराने हैं और आज तक उसी तरह का एक रिश्ता चल रहा है कि साउथ कोरिया के साथ अमेरिका है और पूरे पाश्चात्य देश हैं, सब डेमोक्रेसीज़ हैं, और नॉर्थ कोरिया के साथ आज भी चीन उसके पीछे खड़ा हुआ है और अब रशिया भी नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा हुआ है. अब ऐसे में ये तीनों कंट्रीज़ का एक इंटरेस्ट हो जाता है कि कैसे हम खुद को वेस्टर्न ऑनस्लॉट के अगेंस्ट में प्रिजर्व करें और अपनी जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बनाए रखें. तो उसमें इन तीनों देशों का, अब आप देखिए रशिया और नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशिया में लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में आपने देखा है, तो उनकी एक बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है. इसलिए चीन के साथ में भी नॉर्थ कोरिया की एक तो बॉर्डर भी है और बड़ा क्लोज रिलेशनशिप भी है. तो मैं समझता हूँ कि इस सब की वजह से जो है ये डायनामिक प्ले आउट करती है. नॉर्थ कोरिया का पहले से ही एक टीटी अलायंसेस चाइना के साथ जो 1960 में साइन हुआ था, और रशिया के साथ हाल ही में उन्होंने 2 साल पहले साइन किया था जब पुतिन प्योंगयांग गए थे. तो पहले से ही एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है दोनों देशों में सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रिलेशनशिप के भी ऊपर. सो अगर तीनों देश चाहें कल इस रिलेशनशिप को एक अलायंस के तौर पे संगठित करने के लिए या एक पॉलिटिकल अलायंस बनाने के लिए जो एक सिक्योरिटी अलायंस के में भी ट्रांसफर हो सके, तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है. किम जोंग उन यांचा उत्तराधिकारी का महत्वाचा आहे हे समजण्यासाठी आम्ही तुम्हाला कोरियाचं सरकार आणि समाजाबद्दल काही गोष्टी सांगतो. किम जोंग स्वतःला दैवी अवतार मानतात. त्यांचा दावा आहे की ते हवामान कंट्रोल करू शकतात. ते खरं आहे ते सांगण्यासाठी आपल्या ऑटोबायोग्राफीमध्ये लिहितात, त्यांचा जन्म डबल रेनबोच्या खाली झाला आणि यामुळे आकाशात एक नवा तारा जन्माला आला. 1997 मध्ये उत्तर कोरियात एक नवीन कॅलेंडर लागू झालं. त्याला जूस कॅलेंडर असं म्हटलं जातं, ज्यात उत्तर कोरियाचे संस्थापक किम इल सुंगच्या जन्मवर्षी 1912 पासूनच्या वेळेची गणना केली जाते. याच कारणांमुळे तिथे आता 114वे वर्ष चालू आहे. दुसरीकडे जगानं मान्य केलेल्या ग्रेगेरियन कॅलेंडरनुसार 2026 सुरू आहे. कोरियामधून हैराण व्हाल असे दावे समोर येतात. कोरियामध्ये एकाच कुटुंबाची सत्ता असण्याचं कारण म्हणजे दुसऱ्या कोणाला काहीच विचार करण्याची परवानगी दिली जात नाही. उत्तर कोरियात 6 दिवस काम असतं आणि 7व्या दिवशी दुसऱ्यांसाठी काम करायचं असतं. प्रत्येक घरात सरकार नियंत्रित रेडिओ लावले ज्याला बंद करण्याची परवानगी नाही. बायबलचं वाचन, पॉर्न मटेरियल ठेवणं आणि साऊथ कोरियन फिल्म बघण्याची शिक्षा ही केवळ मृत्यू आहे. विना ट्रायल 3 पिढ्यांपर्यंत ही शिक्षा दिली जाते. म्हणजे आजोबांनी गुन्हा केला तर नातवापर्यंत ही शिक्षा दिली जाते. उत्तर कोरियात येणारे पर्यटक फोन ठेवू शकत नाही, स्थानिकांसोबत बोलू शकत नाही, गाईडशिवाय फिरू शकत नाही, गरिबांचे फोटो काढण्याची त्यांना परवानगी नाही. दरवर्षी 8 आणि 17 जुलैला शोक व्यक्त केला जातो, कारण किम जोंग उन यांचे आजोबा आणि वडिलांचा मृत्यू या तारखेला झाला होता. वर्तमानपत्र, मॅगझिन्स, टीव्ही, इंटरनेटवर विदेशी बातम्या तिथे बघता येत नाही. केवळ उत्तर कोरियाबाबतच तुम्हाला बातम्या मिळतील. नागरिक काय घालणार हे सरकार ठरवतं. डेनिम जीन्स घालण्यावर तिथे बंदी आहे. सरकारनं 28 पद्धतीच्या हेअरस्टाईल्स फिक्स केलेल्या आहेत. तरुणांवर किम जोंग उन प्रमाणे हेअरस्टाईल वापरण्यावर दबाव असतो. प्रत्येक इमारतीचा रंग हा ग्रे म्हणजेच राखाडी असतो. महान नेत्यांचे फोटो तिथे लावावे लागतात. 2000 मुलींचा प्लेजर दस्ता तयार केला जातो. किम जोंग उन यातनं प्रत्येक वर्षी 25 मुलींना आपल्या पर्सनल स्टाफमध्ये ठेवतात. 5 वर्षात एकदा निवडणूक होते आणि यात एकच उमेदवार असतो. ये भी कहना चाहूँगा कि जो एक अलग पहलू भी है इसका कि अगर आप किसी एक इंसान से पूछेंगे जो नॉर्थ कोरिया में पला बड़ा है दशकों से,
वहाँ के जो वहाँ के इंडोक्ट्रिनेशन से गुजरा है, जिस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है कि अमेरिका आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है सालों से, दक्षिण कोरिया आपको कब्जा करना चाहता है आपके देश के ऊपर। सो उन लोगों के लिए किम जोंग उन एक अलग तरीके से नेता उभरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि किम जोंग उन देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जो नॉर्थ कोरिया में पले बड़े हैं, इंडोक्ट्रिनेशन से गुजर रहे हैं, उनके लिए वो एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह उभरते हैं। बट हाँ, अगर हम लोगों के लिए जो बाहर से हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं हम अपनी लोकतांत्रिक ढांचे को वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम से, तो हम लोगों के लिए एक तरीके डिक्टेटर की नज़रिए से उभरते हैं। वे एक डिक्टेटर तो हैं ही, और जिस तरह से माओ ने या स्टालिन ने या पोल पॉट ने किया कि सर्वोच्च नेता बनने के बाद एक डिविनिटी का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑरा पहना, और दुश्मनों को तो छोड़िए, जो अपने आसपास के या जो अपने बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, सबसे पहले उन्होंने उन्हीं को साफ किया। और यही किम जोंग उन ने भी किया जब से उन्होंने सत्ता संभाली है नॉर्थ कोरिया की। और यदि हम देखें तो वहाँ जिस प्रकार के सामाजिक स्थितियों को उन्होंने बना रखा है, हर चीज़ के नियम कायदे हैं, तो समाज में ना एक डर का माहौल रहता है। और इसके अलावा अपने शत्रुओं को एलिमिनेट करने के लिए किम जोंग उन जाने जाते हैं। किम जोंग उन यांचा वारसदार त्यांच्यापेक्षा चांगला असणार की अजून वाईट, यातही लोकांना रस आहे, कारण किम जोंग उन क्रूर आहे असं म्हटलं जातं। मीटिंग मध्ये जनरलची डुलकी लागली तर त्याला मारून टाकण्यात आलं। मलेशिया एअरपोर्टवर आपल्या भावाची हत्या केल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे। आपल्या काकाला 120 शिकारी कुत्र्यांसमोर फेकलेलं, आत्याला विष पाजून मारल्याचा दावा सुद्धा केला जातो। आपल्या एका जनरलला हिंस्र माशाच्या तलावात फेकल्याचा दावा आहे। एका जनरलला तर फाशीवर लटकवलं। राष्ट्रीय शोक असल्यास न रडणाऱ्याला थेट गोळी मारली जाते। सत्ता सांभाळल्यानंतर 6 वर्षात 340 जणांची हत्या केल्याचा आरोप आहे। 1,20,000 राजकीय विरोधकांना त्याने तुरुंगात डांबलं। फेब्रुवारी 2019 मध्ये अमेरिकेसोबत संवाद साधणाऱ्या 5 सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारल्याचा देखील दावा आहे। नॉर्थ कोरिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के आप शायद मिसाइल जो उसकी कैपेबिलिटी है या उसके जो परमाणु बम है उसके संदर्भ में आप कह रहे हो कि उससे क्या डरने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्थ कोरिया के पास अधिक से अधिक 30 या 40 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, जबकि दुनिया में इस समय जैसे सबसे ज़्यादा अमेरिका और रूस के पास लगभग 4,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो कुल मिला के वो वेपन्स का होना डर की बात नहीं है। बात यह कि उसको इंगेज रखे, अगर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी उससे बातचीत करे, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका आणि दक्षिण कोरियाच्या गुप्तचर यंत्रणेचा दावा आहे की किम जोंग उन दारू आणि सिगरेटचं खूप सेवन करतात। त्याचं वजन 140 किलो आहे। शुगर, बीपी आणि हृदयासंदर्भात आजार आहेत। अशात कोणतीही दुर्घटना झाली तर देश सांभाळण्यासाठी उत्तराधिकारी गरजेचा आहे, आणि यामुळेच जगाला आता चिंता भासते। अंदाज असा व्यक्त केला जातोय की हुकुमशहाचा उत्तराधिकारी कोण होणार, बहीण, मुलगी की मुलगा। ब्युरो रिपोर्ट, NDTV मराठी।